हाय फ्रेंड्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओलियो केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी। इस कंपनी को हम लोगों ने करोड़पति सीरीज़ का नंबर 8 स्टॉक चुना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, कितना करना इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत कंपनी के प्रोफाइल से करते हैं। कंपनी 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका इस्टेब्लिशमेंट लेट रमेश शाहजी और प्रकाश कामत जी इन दोनों ने किया था। ये कंपनी पायोनियर है केमिकल ओलियो केमिकल की इन इंडिया। पायोनियर इनका मीनिंग क्या है कि इसी कंपनी ने ओलियो केमिकल की शुरुआत की थी इंडिया में। ओके, ये वाली कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ओलियो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनका बिजनेस जो है वो B2B टाइप का है, यानी ये अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो किसी दूसरे बिजनेस को बेचते हैं, यानी किसी दूसरी इंडस्ट्रीज को देते हैं। ओके, ये कंपनी 6th लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है किसमें, पॉलीमर एडिटिव्स में, और लीडिंग प्लेयर है, लीडिंग ग्लोबल प्लेयर किसमें, स्पेशलिटी फूड इमल्सिफायर। तो फूड इमल्सिफायर जो होता है वो जनरली फूड की जो भी मतलब टेस्ट होती है, फूड का जो टेक्सचर होता है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए रहता है। तो इसमें ये कंपनी लीडिंग है और 6th लार्जेस्ट है पॉलीमर एडिटिव्स में। ओके, कंपनी के पास 400+ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट्स जनरली FMCG सेक्टर में यूज होते हैं, पॉलीमर सेक्टर में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक सेक्टर में यूज किए जाते हैं, रबर और इलास्टोमर जो इंडस्ट्री है उसमें यूज किए जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, पेंट और इंक इंडस्ट्री जो है उसमें यूज किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स के यूसेज मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है। ओके, और इनके अगर हम लोग कुछ की क्लाइंट देखें राइट इंडिया के अंदर, तो ये कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जर पेंट, ऐसे कई सारे इनके क्लाइंट्स अवेलेबल है और ग्लोबल में भी बहुत सारे इनके क्लाइंट अवेलेबल है। और कोई भी इनका कस्टमर 5% से ज़्यादा इनको रिवेन्यू नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि इनका 100% रिवेन्यू जो है वो आने के लिए इनके पास ऑलमोस्ट 20+ कस्टमर अवेलेबल है। मतलब एक कस्टमर छूटने से इनके रिवेन्यू में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से। कंपनी के पास करंटली 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कहाँ पे वो नेक्स्ट स्लाइड में अवेलेबल है, और 2 फैसिलिटीज़ एडिशनली ऐड होने वाली है। ओके, एक ऑलरेडी ऐड हुई है जो कि पातालगंगा में अवेलेबल है और दूसरी पातालगंगा यानी ये महाराष्ट्र में है, और जर्मनी में भी एक फैसिलिटी बनाने के लिए चल रही है। ओके, वो जॉइंट वेंचर है जर्मन कंपनी से, और दोनों भी जो फैसिलिटीज न्यूली ऐड हो रही है या हुई है तो उसका जो कैपेसिटी है वो 10,000 टन्स पर एनम का है। ओके, और ये मिला के कंपनी का जो एक्सपेंशन करने के बाद जो कैपेसिटी होगा प्रोडक्शन का ये हो जाएगा 1,21,300 TPA। इसके पहले 2 फैसिलिटी ऐड होने के पहले इसका जो ये रहेगा कैपेसिटी वो 1,01,300 TPA रहेगा। अभी हम लोग अगर कंपनी की सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स देखेंगे तो फाइन ऑर्गेनिक्स USA INC ये एक सब्सिडरी है। ये किस लिए, ताकि इनके जो भी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं USA एंड यूरोप ग्लोबल सेल्स ऑफिसेस एंड वेयर हाउसेस, इनकी जो भी प्रोडक्ट्स है ना ये वेयर हाउस में रखने पड़ेंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी अपना वेयर हाउस एक बनाया हुआ है USA में, जहाँ पे USA में ये पूरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सेकंड है यूरोपियन यूनियन में। ओके, सो ये जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है लाइक जर्मनी, जापान और भी बहुत सारी कंट्रीज है। ओके, सो उनको प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक वेयर हाउस इन्होंने यूरोप में भी ये कर दिया, बना लिया। ओके, सो ये दोनों सब्सिडरीज है इनके पास। थर्ड वाला जो मैं बोल रहा था आपको, ज्वाइंट वेंचर किया जर्मनी के साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, ताकि जर्मनी में भी एक्सपोजर बढ़ जाए। ओके, इनका वाला तो ये वाला फाइन एड इंग्रेडिएंट्स GmbH यानी जर्मनी का है वाला। सो ये एक ज्वाइंट वेंचर है जहां पे कंपनी सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट जो इंडिया में अवेलेबल है वहां पे लगाएगी और वो ज्वाइंट वेंचर के साथ ऑपरेट करेंगे। फोर्थ वन, कंपनी ने एक और ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है जो कि झील कंपनी के साथ है। ओके, और फाइन ऑर्गेनिक झील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बनाएगी। और ये झील इंडिया के साथ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इनका बेसिकली यूसेज जो है वो बेकरी एंड पेस्ट्री में है, क्योंकि ये झील कंपनी जो है वो पेस्ट्री और बेकरी में जो यूज होने वाले केमिकल्स है उसको बनाने के लिए महारत हासिल है इनके पास। ओके, अगर इस कंपनी की कुछ अगर हम लोग की स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी के पास 400+ प्रोडक्ट्स है। इनके पास डायरेक्ट कस्टमर जो है 700+ है, जो कि ऑलमोस्ट 70+ कंट्रीज में इनके वाले वो प्रेजेंट है, और इनका जो एक्सपोर्ट होता है वो 70+ कंट्रीज में अवेलेबल है। कंपनी के पास 701 एम्प्लॉय है। ओके, आप अगर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ देखेंगे तो थोड़ी सी कम लगेगी आपको, क्यों, क्योंकि इनके पास जो प्लांट है ना वो प्लांट ऑटोमेटिक तरीके से ज्यादातर चलते हैं, इसलिए एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कम है। और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा मैं आपको आगे के पॉइंट में बताऊंगा जब हम लोग फंडामेंटल्स की बात करेंगे। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छा प्रेजेंट है जिसमें 160+ के नंबर्स आते हैं ग्लोबली। ओके, और कंपनी एम्पावर वुमन उसके ऊपर भी बहुत फोकस देती है। तो एक कंपनी की इसमें मोर देन 17% एम्प्लॉय जो है वो वुमन है, और कंपनी के 2 वेयर हाउसेस है जो कि सेल्स हाउसेस और वेयर हाउसेस जो कि यूरोप और USA में प्रेजेंट है। और ये बेसिकली इनका जो ग्लोबल का जो भी सेल्स है या फिर ये है मतलब जो भी वेयर हाउस वगैरह है तो जनरली इस 2 लोकेशन से ही प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास मैंने बोला था 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वो कहाँ पे, एक अंबरनाथ, सेकंड बदलापुर और तीसरा डोंबिवली। ये नियर बाय मुंबई के ही लोकेशंस है। यहाँ पे 3 प्लांट्स हैं इनके वाले। ओके, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, क्योंकि इस टाइप के कंपनी को बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है ताकि नए नए प्रोडक्ट्स बना सके, उनके प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये इनका R&D सेंटर जो है ये वहाँ पे नवी मुंबई में प्रेजेंट है, और कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस ये हमारी दिल्ली में आता है।
ओके। अगर हम लोग इंटरनेशनल लोकेशन, जो भी मैंने बोला था आपको, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस, वो यूएसए और यूरोप में है। ओके। अभी जो हम लोगों ने बोला था कि 10,000 कैपेसिटी वाले जो दो प्लांट्स एक्सपांशन की प्लानिंग पे चल रहे हैं, तो उसमें से जो पातालगंगा वाला है, ठीक है, ये पातालगंगा फैसिलिटी, इसका वाला ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। कब से? 25 नवंबर 2020 से। इसके बारे में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके। सो ये लेटर है जो कि कंपनी ने सेबी को ये किया था, बीएसई के साइट पे अपलोड किया था, और इसमें आप देख सकते हैं, इसकी डेट देख सकते हैं 25 नवंबर 2020। ओके। और यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ये वाला स्टेटमेंट, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट अवर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट एडिशनल एमआईडीसी पातालगंगा, ओके, महाराष्ट्र, इंडिया हैज स्टार्टेड इस ऑपरेशन फ्रॉम टुडे। यानी ये कंपनी ने ऑपरेशन अपने, बोल सकते हैं हम लोग, दिसंबर के शुरुआत से स्टार्ट किए हुए हैं, और अभी जो हम लोगों को सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मतलब मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट रहेगा, उसमें डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। अभी जो कि कोविड की वजह से जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट डेफिनेटली हमें सेल्स के नंबर तो इंप्रूव होते हुए दिख ही जाएंगे। ओके। सो इसका एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें रिवेन्यू में देखने के लिए मिलेगा, और इस क्वार्टर के नंबर अच्छा आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए हमें अभी कंपनी में कुछ अप मूव भी देखने के लिए मिली है, जो कि हम लोग चार्ट में देखेंगे। ओके। सेकंड जो है जर्मनी का, वो ऑपरेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी अभी इसके लिए 1 साल टाइम है। तो कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर भी ध्यान दे रही है, यानी कंपनी का बैकबोन अच्छा है, क्योंकि ये पायनियर कंपनी है। कंपनी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल वेयर हाउसेस अच्छी जगह पे प्रेजेंट है, जहां से इनका काफी मतलब एक्सपोर्ट मार्केट से भी कंपनी को बहुत ज्यादा इनकम आता है। इनका रेशियो जो है, मतलब एक्सपोर्ट जनरली 55% करते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया में इनका जो सेल्स होता है वो 45% का है। ओके। सो कंपनी ओवरऑल बैकग्राउंड वाइज काफी अच्छी लगती है। अभी हम लोग अगर फंडामेंटल्स की बात करें, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,299 करोड़, यानी एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 75.7 है, इंडस्ट्री का पी 25 है। इंडस्ट्री के पी से वैल्यूएशन काफी हायर साइड में है, इतना नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो कि ये ग्रोइंग कंपनी है, इसलिए बहुत बार हायर पी पे ही ट्रेड करेगी। ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द, जब भी हमें मतलब ऐसा डीप मिलता है तो उस टाइम पे हम लोग बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। कंपनी के अदर पैरामीटर्स देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 29.4 लाजवाब है। ओके। आरओसी देखिए 32.9। मैंने आपको बोला था ना कि ऑटोमेटेड इंडस्ट्री है, मतलब ज्यादातर काम मशीनरी से ही होता है। ओके। सो इसी की वजह से आरओसी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, क्योंकि ऑटोमेटेड ज्यादा है। ओके। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कम लगेगी, इसकी वजह से आरओसी नंबर ज्यादा दिखाई देगा। कंपनी की फेस वैल्यू 5 है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट या बोनस अभी तक नहीं दिया है, जब ये लिस्ट हुई थी उसी टाइम से ये फेस वैल्यू 5 है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.23% है, जो कि कंपनी ने 2018 में 7 रुपीज का दिया था, 19 में भी 7 का था, 20 में भी 7 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो ये कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर एक्सपेंशन के ऊपर फोकस कर रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि ये कंपनी एक्सपेंशन के प्लान में तो कुछ कैपिटल वो बोरो करेगी, और बहुत सारा कैपिटल जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उसी से यूज करके नए नए प्लांट्स ओपन करेगी। कंपनी का करंट प्राइस 3,160 रुपीज है, जो कि 15 मई 2021 के दिन का है। अगर हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर्स में अगर कंपनी के रिवेन्यू देखें, राइट, तो ये नंबर्स आप देखेंगे लैक्स में, मैं आपको इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूं, तो ये 651 करोड़ के आसपास इनके सेल्स थे। कब? 2015-16 में। तो ये सेल्स बढ़ के ओवर द ईयर्स, अभी ये 2019-20 में, क्योंकि ये 2021 के रिजल्ट अभी आने के हैं, इसलिए मैं 19-20 के साथ कंपेयर करके बता रहा हूं, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 1026 करोड़ के। ओके। तो अगर हम लोग इसका अगर जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका अगर CAGR निकाले ओवर द 5 ईयर, तो वो 12% आता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ओके। अभी रेवेन्यू के साथ साथ हमें जो एक्सपेंसेस कट होके जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट, ओके, वो कैसे ग्रो हुआ है देखेंगे। तो 15-16 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77 करोड़ था, जो कि बढ़ के हुआ है 5 ईयर्स में 166 करोड़। ओके। यानी ये 2.5 टाइम्स के आसपास की जंप है। और अगर हम लोग इसको CAGR परसेंट में अगर निकाले तो वो नंबर आता है 21%। अगर हम लोग पैट मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी अबाउट 10 पैट मार्जिन जनरेट कर रही है। ओके। सो लास्ट ईयर तो ये बहुत ही बढ़िया था, 16.2%, बहुत बहुत बढ़िया था। ओके। ये 2021 में भी इसी मार्जिन को कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो इक्वल ही रहने के चांसेस है। ओके। अभी हम लोग अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 15-16 में कंपनी के ऊपर काफी कर्जा था, जो कि 0.25% का आ रहा था। ओके। 16-17 में सीधा कंपनी ने डेब्ट कम कर लिया 0.08, अगेन एक्सपेंशन का प्लान 0.11 थोड़ा सा बढ़ गया, अगेन उन्होंने रिड्यूस कर लिया 0.05, अगेन 0.13, यानी कंपनी बोरोइंग्स कम भी कर रही है। और जब एक्सपेंशन का प्लान है, जहां पे उनको ग्रोथ दिख रही है इंडिया के अंदर या ग्लोबल मार्केट में, तो वहां पे कंपनी थोड़ा बहुत बोरो करके अपने एक्सपेंशन के ऊपर भी फोकस कर रही है। अगर हम लोग अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डिप्रिसिएशन की अगर बात करें तो ये वाला जो नंबर है ये 146 करोड़ से बढ़ के हुआ है 236। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये वाली भी, ठीक है। इसका CAGR परसेंटेज निकल के आता है 13% का। और अगर हम लोग EBITDA मार्जिन अगर देखेंगे तो ये अगर ऑन एन एवरेज देखें तो ये 20% के ऊपर का रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त नंबर है। तो अगर हम लोग ये परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें कंपनी की, तो काफी अच्छे नंबर्स निकल के आ रहे हैं। ओके। और यहाँ पे जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है 19-20 का, आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में 55 आया है, और डोमेस्टिक सेल्स से 45 आया है। और अगर ROC की बात करें तो कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं अबो 30 ROC मेंटेन किया है कंपनी ने। 19-20 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, बट कभी कभी किसी साल में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो भी कंपनी के पास जितनी कैपिटल है उसके ऊपर अगर देखेंगे, नंबर निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 25% का एवरेज वैल्यू है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। ओके। और अगर हम लोग
ईयर ऑन ईयर लाइक 5 ईयर्स 3 ईयर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहा, अगर मोटा मोटी देखें तो 3 ईयर्स में 10% का सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 28% का, 3 ईयर्स में CAGR ये तो अभी इन्होंने दिखाया नहीं है बट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 50-55 के आसपास का। ओके, और रिटर्न ऑन इक्विटी 29% के एवरेज पे है। अभी इस साल के इनके सेल्स के ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ा है क्योंकि ये 55% एक्सपोर्ट करते, तो जैसे नेशन वाइज लॉकडाउन था और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सी जगह पे लॉकडाउन थे, तो इसकी वजह से इनके सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है। ओके, और इस साल का इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है वो भी थोड़ा बहुत लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो ये तो हुई थी इस ईयर की बात। अगर हम लोग अभी फंडामेंटल्स देखने के बाद अगर हम लोग इनके चार्ट की अगर एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का IPO आया था 750 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद जैसे IPO आया आप देख सकते हैं अपमूव, देन थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर अपमूव, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, अपमूव, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, अपमूव, कंसोलिडेशन प्लस थोड़ा बहुत फॉल। ये वाला कोरोना वाला फॉल था, जैसे ही कोरोना का थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हुआ इंडिया में फिर दोबारा से जंप। फिर उसके बाद कंपनी के नंबर्स खराब आए। क्यों खराब आए? क्योंकि लॉकडाउन था, इसकी वजह से इनके सेल्स नहीं हो पाए। तो ये कंपनी में कंसोलिडेशन और यहाँ पे करेक्शन आया था और ये प्राइस गई थी ऑलमोस्ट 2300 के आसपास। यहाँ पे जिस लोगों ने लिया होगा ये शेयर उनके लिए भी काफ़ी अच्छा गेन मिल रहा है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास का। मैंने पर्सनली इस शेयर में 2370 का मेरा एवरेज प्राइस है, मैंने इसको 2400 से 2300 के बीच में इसको लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे भी ये भी जनरेट हो रहा है। जनरली हम लोग अगर कंपनी को IPO टाइम से अगर होल्ड करते हैं और अगर कंपनी अच्छे तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, लेकिन बहुत बार हम लोगों के हाथों से कंपनी छूट जाती है। ऐसा नहीं कि इस कंपनी में भी ज़्यादा डिले हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत और डिप मिल जाता है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का जो सपोर्ट है वो 2500 के ऊपर है और दूसरा सपोर्ट मेजर आएगा 2370 या 2390 के आसपास। ओके, कंपनी का रेजिस्टेंस अभी 3300 है, जहाँ से ये 2 बार टच करके थोड़ा सा नीचे आया है। ओके, और ये वाला लेवल इजीली टूट जाएगा जब ये कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करेगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 क्वार्टर 4 के नंबर्स। और इस कंपनी को लेने का रिकमेंडेशन जो है बाय ऑन डिप्स पे, अगर आपको 2500 या 2390 के लेवल पे अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली आप ले लीजिए, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना। और इसके अगर टारगेट्स की बात करें तो 1 ईयर में मुझे अभी ये लग रहा है मतलब इसे 2-3 महीना के अंदर 4000 टच करेगा, ऐसा मेरा पर्सनली बिलीफ है। और 3 ईयर्स में अगर देखें तो 8300 के और 5 ईयर में 19229 के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम लोग रिजल्ट की देखें तो ओवर द 5 ईयर्स कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेल्स में देख सकते हैं आप 778 करोड़ से बढ़ के 1058 हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 145 से बढ़ के ये हुआ है 208 करोड़ का। अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये 78 करोड़ से बढ़ के 123 करोड़ का हुआ है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बूम करेगी वैसे वैसे इनका वाला प्रॉफिट्स के नंबर जो है वो बढ़ेंगे। इनकी ग्रोथ फिनोमिनल नहीं है बट कंसिस्टेंटली स्टेडीली ये कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास एक्जैक्टली 75% का स्टेक है। ओके, जिस दिन ये स्टेक आपको 75 से कम हुआ वो मिलेगा उस दिन आप कंपनी को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रमोटर को स्ट्रांगली बिलीफ है अपनी कंपनी के ऊपर, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनका एक्सपेंशन के ऊपर है। उनको पता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए उन्होंने एक भी शेयर अभी तक सेल नहीं किया है। और अगर हम लोग FII की बात करें तो उनके पास 5.93% का स्टेक है, DI के पास 14.19 का, और सबसे कम स्टेक आता है रिटेल इन्वेस्टर के पास। क्यों? क्योंकि कंपनी स्टेडीली ग्रो करती है, स्लोली ग्रो करती है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर पैसा थोड़ा कम लगाते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी अमीर होना होता है ना। तो जनरली इस टाइप का बहुत रेयर होता है कंपनी में किसी कंपनी में मिल जाए। आप जो भी कंपनी आपको 25% 20% के ऊपर अगर ईयरली रिटर्न देते हैं डेफिनेटली आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, कंपनी अच्छे खासे सेक्टर से बिलोंग करती हो, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह अच्छा हो। ओके, अगर हम लोग इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो अगर ये 55 से अगर मैं 25 ईयर्स की ग्रोथ निकालूं तो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ आती है, इसलिए मैंने वो कैलकुलेशन दिखाया नहीं है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से, अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट करूं तो 1,41 लाख आने के लिए मुझे जो CAGR की ग्रोथ चाहिए अगले 25 ईयर्स में वो 30 की चाहिए। तो कंपनी ने इस साल तो 55 दी है, अगर आने वाले सालों में कंपनी अगर 40-35 भी अगर मेंटेन करती है 10-15 सालों में और उसके बाद 25 का भी देती है तो ऑन एन एवरेज 30% के रिटर्न हमें मिल सकते हैं अगर कंपनी की इसी टाइप की ग्रोथ अगर रही तो। ओके, अगर इससे कम भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए कम टाइम में तो वो ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना उसको बढ़ा के 20,000 की जगह पे 40,000 60,000 कर सकता है। ओके, तो ये जो आपको ये जो रिटर्न है ना बड़े वाले वो काफी जल्दी आपको मिल जाएंगे।